हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडवांस स्टडी शाला में। तो दोस्तों, रोज की तरह मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आ गई हूँ जो कि हिंदी स्पेशल का है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं विराम चिन्ह। क्या पढ़ने वाले हैं? विराम चिन्ह, जो स्पेशल फॉर टीचिंग के लिए है। तो चलिए, और ये जो आपका टॉपिक है ये DSSB, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, KBS कोई भी एग्जाम हो, अगर आपका उसमें सब्जेक्ट हिंदी है तो उससे आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ अपना एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने विराम चिन्ह। विराम चिन्ह कितने होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, कहाँ कहाँ इनका प्रयोग किया जाता है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम कि हिंदी भाषा में निम्नलिखित विराम चिन्ह दिए गए हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहला हमारा कौन सा विराम चिन्ह है। तो पहला है हमारा पूर्ण विराम। कौन सा है? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अगर चिन्ह आपको नहीं पता है तो पूर्ण विराम का चिन्ह नॉर्मल ये होता है, ये लगता है पीछे पूर्ण विराम। तो हम देखेंगे कि इसे अंग्रेजी भाषा में फुल स्टॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण विराम को अंग्रेजी भाषा में फुल स्टॉप कहा जाता है। इसका प्रयोग निम्न दशाओं में किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है ये हम देख लेंगे। तो पहला है इसका प्रयोग कि वाक्य की समाप्ति पर, जब वाक्य खत्म होता है हमारा वहां पर इसका प्रयोग होगा। जैसे वह मोहन का घर है। क्या है? वह मोहन का घर है। तो ये जो हमारा लगा है ना, इसे कहते हैं पूर्ण विराम, जो वाक्य के आखिरी में लगता है। दूसरा है कि पदों के अंत में, जैसे सिया राम मैं सब जग जानी। कोई अगर हम कोई पद पढ़ते हैं तो वहाँ पे, या कोई चौपाई पढ़ते हैं तो एक उसका एक पार्ट खत्म होने के बाद वहाँ पे आता है ये पूर्ण विराम का चिन्ह। तो उम्मीद है कि आपको पूर्ण विराम अच्छे समझ में आ गया होगा। बस आपको ये याद रखना है कि इसका चिन्ह ये होता है और ये वाक्य के अंत में लगाया जाता है। दूसरा हम देखते हैं अपना दूसरा विराम चिन्ह क्या है। दूसरा हमारा अल्प विराम। कौन सा है? अल्प विराम। तो अल्प विराम का चिन्ह जो है वो ऐसे लगता है, इस प्रकार से। तो हम देखेंगे कि अल्प विराम क्या है, कि इसे अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं और इसका प्रयोग निम्न अवसरों पर किया जाता है। तो हम देखेंगे कौन कौन अवसरों पर किया जाता है। तो देखेंगे हमारा पहला है इसमें कि समानाधिकरण के शब्दों में, जैसे जनक की पुत्री सीता राम की पत्नी है। तो यहाँ पे जब हम किसी वाक्य में थोड़ा रुकें, तो जैसे यहाँ पे है कि जनक की पुत्री सीता राम की पत्नी है, तो हम सीता पर थोड़ा रुके तो यहाँ ये हमारा अल्प विराम लग जाएगा। और दूसरा इसका उपयोग कहाँ पर होगा, कि जब कई शब्द जोड़े में आते हों तब प्रत्येक जोड़े के बाद इसका प्रयोग होगा। जैसे संसार में दुख और सुख, ये लगा है हमारा अल्प विराम। मरना और जीना, रोना और हंसना। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? अल्प का मतलब ही होता है बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा। तो जहाँ पर हमें बहुत थोड़ा वाक्य में रुकना पड़ेगा वहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग होगा। जग में जीना, हंसना, मरना, रोना, हंसना लगा, ये सब लगा रहता है। तो ये हमारा हो गया अल्प विराम। अब देखते हैं तीसरा प्रयोग कहाँ पर होगा, कि क्रिया विशेषण वाक्यों के साथ। जैसे उसने गंभीर चिंतन के बाद यह काम किया। उसने गंभीर चिंतन के बाद यह काम किया। तो जहाँ हमें आपको समझ में आ गया हल्का सा रुकना पड़ेगा, वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाएगा। तो ये हमारा अल्प विराम हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा हमारा अर्ध विराम। कौन सा है? अर्ध विराम। तो अंग्रेजी में इसे सेमी कॉलन कहते हैं। क्या कहते हैं? आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा कि अर्ध विराम को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, तो सेमी कॉलन बोलेंगे। और जहाँ क्या है कि जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक एवं पूर्ण विराम से कुछ कम रुकने की आवश्यकता होगी। जहाँ अल्प विराम से तो थोड़ा अधिक समय लगे लेकिन पूर्ण विराम से थोड़ा कम लगे, वहाँ पे हमारा अर्ध विराम का प्रयोग होगा। और जो अर्ध विराम का चिन्ह होगा वो ये होगा, आपका ध्यान रखना है आपको। जो अर्ध विराम का चिन्ह होगा वो ऐसे करके कुछ होने वाला है। तो चलिए देखें हम इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होगा। जैसे कि जब संयुक्त वाक्यों के प्रधान वाक्यों में परस्पर विशेष संबंध नहीं रहता। जैसे सोना बहुमूल्य धातु पर लोहे का भी कम महत्व नहीं है। सोना बहुमूल्य धातु है पर लोहे का भी बहुत कम महत्व नहीं है। तो यहाँ पर अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा रुकना है, कि सोना बहुमूल्य धातु पर लोहे का भी महत्व कम नहीं है। तो ये यहाँ पे इसका प्रयोग हो जाएगा। आगे हम देख लेंगे। आगे इस पे होगा कि एक मुख्य वाक्य पर आधारित रहने वाले वाक्यों के बीच में, जैसे जब तक हम गरीब हैं, बलहीन हैं, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। जब तक हम गरीब हैं, गरीब है के बाद ये लग गया, और बलहीन है, बलहीन के बाद भी ये लग गया। तो यहाँ पे ये हमारा अर्ध विराम का प्रयोग हो जाएगा। चौथा हमारा है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका जो चिन्ह है वो ऐसे होगा प्रश्नवाचक का। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसमें क्या है, कि इसे अंग्रेजी में इंट्रोगेटिव साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव साइन। तो
इसका प्रयोग प्रश्न के अंत में किया जाता है। कोई भी अगर आप क्वेश्चन वहाँ पे करेंगे तो उसका प्रयोग उसके अंत में होगा। जैसे आप क्या कर रहे हैं, ये इसका चिन्ह लग गया। तो ये हमारा प्रश्नवाचक बहुत ही सरल है, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। हम पांचवा देख लेंगे। अपना पांचवा विराम चिन्ह कौन सा है हमारा? पांचवा है हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसका प्रयोग, इसका चिन्ह ये है विस्मयादि बोधक का। तो इसका क्या है कि इसको अंग्रेजी में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। विस्मय, हर्ष, घृणा आदि को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे आपको किसी बात का मतलब आश्चर्य हो जाए, कहीं दुख हो जाए, कहीं बहुत ज़्यादा खुशी हो जाए, तो वहाँ पर हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण देखेंगे कि हे भगवान हमारी रक्षा करो, ये हमारा इसका प्रयोग हो गया। जैसे पूछ लेंगे हे भगवान हमारी रक्षा करो, या आप ऐसे कर देंगे हे भगवान, ऐसे करके हे भगवान, हे भगवान, यहाँ पे यह क्या हो गया, यह क्या हो गया, तो यहाँ पर भी इसका प्रयोग हो जाएगा। छठवां देख लेंगे। छठवां विराम चिन्ह हमारा फ्रेंड्स कौन सा है? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अपनी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। तो अवतरण चिन्ह हम देख लेंगे। अवतरण चिन्ह का प्रयोग ये चिन्ह ये है। इसमें क्या है कि अंग्रेजी में इस चिन्ह को हम इन्वर्टेड कॉमा या इन्वर्टेड कॉमाज कहते हैं। जब किसी दूसरे के कथन को ज्यों का त्यों लिखना। सॉरी फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी कट गई थी, चलिए कोई बात नहीं, हम दोबारा से देख लेंगे। हम अवतरण चिन्ह पर थे, तो अंग्रेजी में इसे इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। तो जब किसी दूसरे के कथन को ज्यों का त्यों लिखना हो तब हम अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी ने अगर कोई बात बोली है, उसका हमें ज्यों का त्यों लिखना है, तो वहाँ पर हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे मोह माया के भ्रम में मत पड़ो, मोह माया के भ्रम में मत पड़ो। तो ये जैसे का तैसा किसी का कथन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमने इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग किया हुआ है। आगे देखेंगे सातवां हमारा निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह, इसका चिन्ह ये होता है। तो अंग्रेजी में इसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसे डैश कहते हैं। इसका प्रयोग निम्न अवसरों पर किया जाता है, जैसे कि वाक्यांशों अथवा वाक्य के बीच में। जैसे उसके माता पिता दिल्ली गए हैं, तो माता और पिता के बीच में ये डैश लग गया। पति पत्नी बाजार गए, तो ये पति पत्नी के बीच में ये डैश लग गया। तो यहाँ पर ये हमारा निर्देशक चिन्ह हो जाएगा। आठवां देख लेंगे फ्रेंड्स। आठवां हमारा विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का साइन ये होता है। तो हम देखेंगे कि इसे अंग्रेजी में कॉलन एंड डैश कहते हैं। कॉलन एंड डैश कहते हैं। किसी बात के विस्तार के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाए। अगर आपको कोई बात है, जैसे आपने कोई बात संक्षेप में लिखी और उस चीज़ का आपको विस्तार से उसकी व्याख्या लिखनी है, तो आप वहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारे 8 हो गए हैं। 8 विराम चिन्ह हमने देख लिए। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अगला और 9वां है हमारा विराम चिन्ह समास चिन्ह। कौन सा है? समास चिन्ह। इसका ये थोड़ा लंबा होता है, डैश छोटा होता है, डैश ऐसे होता है और ये बड़ा होता है। तो इसे अंग्रेजी में हाइफन बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसे अंग्रेजी में हाइफन कहते हैं और इसका प्रयोग सामासिक पदों के बीच में होता है। इसका प्रयोग सामासिक पदों के बीच में किया जाता है। इसे योजक चिन्ह भी कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आपसे ज़्यादातर परीक्षाओं में योजक चिन्ह ही पूछेगा, तो इसे हम योजक चिन्ह भी बोलेंगे। तो उदाहरण इसका हो गया कि माता पिता, आना जाना, खाना पीना, ऐसे लिख देंगे हम, खाना पीना। तो यहाँ पर इसका प्रयोग हम समास चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। 10वां चिन्ह है हमारा, 10वां विराम चिन्ह है कोष्टक चिन्ह। ये आप सभी को पता होगा कि 3 प्रकार के हमारे कोष्टक होते हैं। छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और ये मंझला कोष्टक है और ये बड़ा कोष्टक है। तो इसमें क्या है कि इसे अंग्रेजी में ब्रैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे अंग्रेजी में ब्रैकेट बोलते हैं। मैथ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो इसे अंग्रेजी में हम ब्रैकेट बोलेंगे। तो इस चिन्ह का प्रयोग वाक्यों या वाक्यांशों को घेरने के लिए किया जाता है। जैसे राम हंसते हुए अच्छा जाइए, तो जो हंसते हुए है इसको हमने ब्रैकेट में रखा हुआ है। तो ये हमारा कोष्टक चिन्ह हो गया। अब हम देखेंगे 11वां है हमारा लाघव चिन्ह। बस 2 और बचे हुए हैं। अगला है हमारा लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह में क्या है कि शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसी अगर कोई शब्द है उसको हम छोटा रूप उसका लिखना है तो हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे पंडित हम कहते हैं, जैसे पंडित लिखने में तो ऐसा होगा, लेकिन अगर हम उसको लाघव चिन्ह में लिखेंगे तो ये लाघव चिन्ह का आपको सभी को साइन पता होगा, ये होता है लाघव चिन्ह का साइन। ऐसे छोटा सा शून्य बना होता है, ये हमारा लाघव चिन्ह होता है। तो जैसे पंडित को हम शॉर्ट में ऐसे लिख देंगे, संक्षेप में। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर को हम संक्षेप में ऐसे लिख देते हैं। तो ये हमारा लाघव चिन्ह हो गया। ये अगर लाघव चिन्ह यहाँ पे लगा दिया तो हम समझ जाएंगे ये डॉक्टर लिखा हुआ है। 12वां है हमारा कि लोप सूचक चिन्ह। कौन सा? लोप सूचक चिन्ह। तो इसका ये होता है, या हम कहीं पे यहाँ पे प्लस 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 ऐसे दे देंगे, या स्टार 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 करके यहाँ पे ऐसे इसका होता है प्रयोग। तो जब किसी वाक्य में कुछ अंश छोड़ दिया जाए, मतलब अगर आप कोई बात को बोल रहे हैं और उसे बीच में छोड़ दें या उसको लास्ट में छोड़ दें, तो वहाँ पर हम इस चिन्ह का प्रयोग
करते हैं। जैसे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर, तो यहाँ पे इन्होंने वचन न जाए लिख के यहाँ पे इसका प्रयोग, चिन्ह का प्रयोग यहाँ पे कर दिया है। या आपको कोई, आपने कई उदाहरण दिए तो आपको यहाँ आदि की जगह पे आप यहाँ पे इसको कर देंगे। तो ये हो गया हमारा लोप सूचक चिन्ह। अगला और 13वां है फ्रेंड्स हमारा तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता का मतलब बराबरी होता है, आपको पता ही होगा। इसका चिन्ह ये होगा। तो बराबरी बताने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी चीज़ की हमें बराबरी बतानी है तो हम तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे पवन बराबर हवा, तो हवा और पवन एक ही चीज़ होती है, आपको पता ही होगा। तो इसको इसके तुल्य दिखाया गया है, बराबर दिखाया गया है। तो ये हमारा हो गया फ्रेंड्स तुल्यता सूचक चिन्ह। आगे और 14वां और आज का लास्ट विराम चिन्ह का लास्ट में है हमारा हंस पद। क्या है? हंस पद। तो लिखते समय जब हम कुछ भूल जाते हैं तब हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हम कोई वाक्य लिख रहे हैं, कोई वाक्य हमने लिखा और वहाँ पे हम कोई शब्द भूल गए लिखना, तो तब हम बीच में इसका चिन्ह प्रयोग करके इसका हम उस बात को उसके ऊपर लिख देते हैं। जैसे उदाहरण देख लेंगे हम, मुझे आज, तो हमने यहाँ पे सीधा जाना है लिख दिया, हम ये भूल गए कि हमें कहाँ जाना है, ये हम लिखना भूल गए, तो यहाँ पे हमने लाघव चिन्ह का प्रयोग किया और ये हमने यहाँ पे ऊपर दिल्ली लिख दिया। तो मुझे आज दिल्ली जाना है, ये वाक्य हमारा सही माना जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे लाघव चिन्ह का प्रयोग कर रखा है। तो फ्रेंड्स हिंदी में जितने भी विराम चिन्ह हैं मैंने सारे इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए हैं। और थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो प्लीज़ अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ से हैंड रिटन नोट के साथ डेली यहाँ से वीडियो मिलती रहेंगी। और मैंने यूपी टेट की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं, उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे भी जाकर देख लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।